नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जिससे आपके कुछ टॉपिक के पढ़ने से कह लीजिए कि एक टॉपिक के पढ़ने से आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कवर अप हो जाएगा। इसको अम्ब्रेला या पायलट टेक्नोलॉजी कह लीजिए। अम्ब्रेला टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक ही अम्ब्रेला के नीचे ढेर सारे चीजें एक साथ आ जाएं, ढेर सारी थ्योरीज एक साथ आ जाएं, उसको अम्ब्रेला प्रोजेक्ट या अम्ब्रेला थ्योरी या पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देगा, आपको रिवीजन करने में, ज्योग्राफी से ह्यूमन को कनेक्ट करने में, नेचर से, इन्वायरमेंट से, सोसाइटी ह्यूमन की या उसका कल्चर, सिविलाइजेशन या फिर उसका सोशल लाइफ कनेक्ट करने में, इकोनॉमिक्स के रॉ मटेरियल्स को ह्यूमंस के साथ कनेक्ट करने में ये काफी मदद करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो बेसिक टॉपिक क्या है जो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी की बीच की कड़ी माना जाता है। जैसा कि मैंने अपनी पेड क्लासेस में, यूट्यूब में और कई बार बताया है कि केवल और केवल इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी ही ऐसा है जो बीच की कड़ी माना जाता है। आइए चलिए हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कम से कम आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। बहुत सारे और भी क्वेश्चन इससे इजी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आइए मैं बता दूं, अगर आपने अपनी यूनिट्स का फ्लो देखा होगा तब आप जानते होंगे कि शुरू की 3 यूनिट्स जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी आती है, ये शुरू की पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट है। और फिर आगे चलकर ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब कि 5वीं यूनिट, 6वीं यूनिट, 7वीं, 8वीं और 9वीं यूनिट, ये यूनिट्स जो होती हैं ये मिलकर आपके ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर अप करती हैं। मतलब 5वीं यूनिट मतलब पॉपुलेशन, 6वीं यूनिट मतलब आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, 7वीं यूनिट आपकी हो जाती है मानकर चलिए सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और 8वीं यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इसमें थॉट्स एंड थिंकर्स आ जाते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट्स। और 9वीं यूनिट जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। मतलब ये वाली यूनिट्स जो होती हैं ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर अप करती हैं और ये वाली यूनिट जो होती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी को कवर अप करती है। और बीच में एक यूनिट छूट रही है। अगर ये 1, 2, 3 है तो ये 5, 6, 7, 8, 9 है। तो बीच में एक यूनिट छूटती है जिसे हम बोलते हैं चौथी यूनिट। और यही चौथी यूनिट ही इन्वायरमेंट ज्योग्राफी होती है। कहते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्टली ह्यूमन ज्योग्राफी पर नहीं आ जा सकता। आपको लाने के लिए साइकोलॉजिकली कमीशन ने एक यूनिट को बीच में, इसको ब्रिज के रूप में यूज किया कि इस ब्रिज पर चलकर, जैसे बाहुबली के हाथ पर, भुजाओं पर चलकर देवसेना एक पटरी से दूसरी पटरी एज अ ब्रिज जाती है, तभी उसका जो है वो सेटलमेंट आगे चलकर फाइनल होता है। ठीक इसी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी से ह्यूमन ज्योग्राफी पर डायरेक्ट जंप नहीं किया जाता। साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को टर्न अप किया जाता है, आपके दिमाग को सेटअप दिया जाता है, आपके दिमाग को एक वे दिया जाता है कि अभी तुम फिजिकल पढ़ते पढ़ते फिर इन्वायरमेंट पढ़ो, इन्वायरमेंट पढ़ने के बाद अब ह्यूमन के एस्पेक्ट से टच हो जाओ। तो इसीलिए इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को बीच की कड़ी कहा जाता है। यह बीच की कड़ी केवल फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी की ही नहीं है कि ये केवल ब्रिज ह्यूमन और फिजिकल के बीच में काम कर रहा है, नहीं। आपको पता होगा फर्स्ट पेपर में भी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आता है और सेकंड पेपर में भी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आता है। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी एक्चुअली अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिजिकल और ह्यूमन को समझने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के भी बहुत सारे टॉपिक्स लिटरली मैच कर जाएंगे ज्योग्राफी के साथ। और ये आपको मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, इन्वायरमेंट से, जैसे अभी अरावली पर्वत को लेकर इशू हो रहा, करंट अफेयर्स से, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्लाइड ज्योग्राफी से, हर तरीके से एफिलिएट कनेक्टेड रखता है। तो इन्वायरमेंट एक तरह से बीच की कड़ी मानी जाती है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की भी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की भी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ कि अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी मार्क्स मिस ना हो, आखिर फिजिकल और ह्यूमन नेचर, इन्वायरमेंट का ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन की टेंडेंसीज के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को समझने के लिए
उसी से डिटर्मिनिज्म जुड़ा है, उसी से रैटजेल जुड़े हैं, उसी से हमारा रिटर जुड़े हैं, उसी से हम नियो डिटर्मिनिज्म के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम इसी टॉपिक को ठीक से कवर अप कर ले जाए। तो यही मेरा आज का टॉपिक होगा कि मैं उस चीज को ह्यूमन के सिनेरियो में इन्वायरमेंट को, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच की कड़ी, अगर हम ठीक से समझ जाएं तो हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। तो इस वीडियो में वही चीज आपको मिलने वाली। समझ गए मेरी बात? एक चैप्टर आप कहेंगे कि सर इसमें छूट गया, 10वीं यूनिट। तो आइए 10वीं यूनिट को मैं इलाबोरेट कर दूं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 10वीं यूनिट एक्चुअली कुछ नहीं, इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल पोर्शन और इंडियन ज्योग्राफी के ह्यूमन पोर्शन का कोलैबोरेशन है। मतलब कि फिर से वही कहूं मैं कि इंडियन का क्लाइमेट, एनवायरमेंट, फिजिकल सेक्शन को पढ़ जाना, लैंड का, ओशन, रिवर का, और उसके बाद उसका ह्यूमन के लिए क्या उपयोग है, ह्यूमन इन सारी चीजों को कैसे एक्सेस कर रहा, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा, कैसे एक्सप्लोर करके अपनी डेवलपमेंट को बढ़ा रहा, अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को अपनी टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट कर रहा, उसे इनहेंस कर रहा, और भी कई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अपनी ग्रोथ करते करते ये इसको भी बचा रहा। तो एक्चुअली 10वीं यूनिट आपकी जो होती है वो इंडियन ज्योग्राफी होती है, जिसमें फिजिकल और ह्यूमन का भी कोलैबोरेशन होता है। तो 10वीं यूनिट ओवरऑल में अपने आप में पूरी की पूरी ज्योग्राफी है। जैसे आपका यूजीसी नेट के ज्योग्राफी का सिलेबस 1 यूनिट से लेकर 9 यूनिट है, इन्हीं सारी चीजों का सार आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिल जाता है, इसीलिए इसको बिल्कुल लास्ट में लगाया जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी इन्वायरमेंट का सेक्शन कवर अप कर जाएगा। आइए चलिए हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो इन्वायरमेंट हम समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया कि फिजिकल ज्योग्राफी भी इससे प्रिपेयर हो जाएगा अगर हम इसको ठीक से पढ़ लें, और ह्यूमन ज्योग्राफी भी प्रिपेयर हो जाएगा। इससे पेपर 1 भी प्रिपेयर हो जाएगा, पेपर 2 भी प्रिपेयर हो जाएगा। इससे एक और फायदा होगा, इससे आप करंट अफेयर्स से एफिलिएटेड रहेंगे और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी पर्यावरण को समझते हैं, तो कई जगहों पर आप अवेयर रहेंगे, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। तो आइए चलिए हम शुरू करें। ऐसा कौन सा एनवायरमेंट ज्योग्राफी में टॉपिक है जो लगभग पूरी की पूरी ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, या एंशिएंट काल के लोगों ने भी, जैसे अगर मैं कहूं कि हम बोल्ट रहे हैं, ठीक है, या फिर कह लो कि रिटर रहे हैं, या पीछे के लोग ले लो हर्टशोन रहे हैं, शाउफर रहे हैं, इन लोगों ने अपनी पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या दिया है जो एक कॉमन पॉइंट को पकड़कर चलता है। डार्विन ने भी कुछ बातें कही, तो इन्हीं को लेकर एक सार बनाकर मैं एक पॉइंट बताऊंगा, वो है ह्यूमन नेचर का रिलेशनशिप। अब ये कैसा रिलेशन है? तो बताएंगे कि सर ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सारी ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ह्यूमन और नेचर, इन दोनों, ह्यूमन मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, इन्हीं दोनों के बीच का इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशन, जो कि आपको क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी में भी मिलेगा, और आपको किसी भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर की किताबें, हाई स्कूल की किताबें, आप अगर अखबारों में भी पढ़ेंगे तो यही दो चीजें टिकी हुई, क्योंकि नेचर एक मदर होती है और ह्यूमन उसका बेटा है, और दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन हर समय बना रहेगा। कभी डिटर्मिनिज्म आपको लगेगा कि नेचर ने किया, कभी डिटर्मिनिज्म आपको लगेगा ह्यूमन ने किया, लेकिन दोनों मिलकर एक तालमेल बिठाकर चलते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करें। हमारा बेस्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर अप करता है, नेचर ह्यूमन का इंटरकनेक्शन, नेचर ह्यूमन का इंटर रिलेशनशिप। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, इसमें एक दूसरे को बेनिफिट ही होता है। तो चलिए अब हम देखें कि आखिर ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो ह्यूमन के ऊपर लग रहा होता है, इन्वायरमेंट ह्यूमन के चारों तरफ फैला हुआ है, इससे कितने क्वेश्चंस कवर अप हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और इन्वायरमेंट, अच्छे इन्वायरमेंट में रहने के लिए मनुष्य तरह तरह के नियम कानून बनाता है।
तो क्वेश्चन ही यहीं से शुरू करूंगा मैं कि इन्वायरमेंट का ह्यूमन के साथ, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का ह्यूमन की सोसाइटी के साथ एक गहरा संबंध है। कानून में भी वो बात लिखी हुई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में ये बताया गया है आर्टिकल 21 में कि तुमको अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार है। अगर आपको पर्यावरण स्वच्छ नहीं मिलता, सही ऑक्सीजन नहीं मिलती, गंदगी मिलती है या पेड़ पौधे हरियाली नहीं मिलती है, तो आप उसे जाकर सरकार से कंप्लेन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी चीजों को लेकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें और इन अच्छे इन्वायरमेंट में रहने के लिए चैलेंज कर सकते हैं अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इन्वायरमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बेसिक चीज कि भैया फिजिकल ज्योग्राफी, चाहे पानी, हवा, जमीन, आसमान, अगर स्वच्छ नहीं है, ह्यूमन सोसाइटी के अनुसार नहीं है, अच्छी तालमेल नहीं बैठ रही, तो आपकी सरकार भी उसमें मदद करेगी आर्टिकल 21 के तहत। ये केस कब आया तो बताएंगे, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जब इशू चल रहा था उस समय में ये केस आई, और बाद में हमारे अभिलेखीय न्यायालय के तहत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ कानून डाल दी गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में तो हमें पर्यावरण से संबंधित बातें बताई गई। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हमें 48A में क्या बताया गया, तो बताएंगे कि सर एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज ये होना चाहिए था। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 51A के जी का पार्ट होगा और डीपीएसपी क्या होना चाहिए था, 48 होना चाहिए था, 48 का ए। तो बता दूं मैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज 51 आर्टिकल में जोड़ी गई थी। 42वें अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 में इसने फंडामेंटल ड्यूटीज में और डीपीएसपी में, मतलब राज्य की भी जिम्मेदारी होगी और नागरिक की भी ड्यूटी होगी कि अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करे। और ये दो आर्टिकल्स दिमाग में बैठा जाइए कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में कानून भी बीच में आता है, वो राइट्स के रूप में भी आता है, ड्यूटीज के रूप में भी आता है और डीपीएसपी के रूप में भी आता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको 82वें अमेंडमेंट 76 ने बनाया, इसी के तहत ये दो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दी गई कि मनुष्य की भी जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की सिविक सेंस के साथ साथ, मोरल सेंस के साथ साथ, एथिकल सेंस के साथ साथ, कानूनी एक्टिविटीज भी उनको सपोर्ट करती है कि तुम्हें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। तो ये जो अरावली को लेकर बातें उठ रही हैं, इसमें सारे नागरिक खड़े हो गए हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि आप अपने पर्यावरण को बचाइए। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, ये स्टेट को जिम्मेदारी देता है कि भैया हर एक राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, ताकि उसमें रहने वाले फिजिकल, बायोटिक और नॉन बायोटिक एक्टिविटीज की वजह से मनुष्य, उसमें रहने वाली सोसाइटी पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े, इन दोनों के बीच में एक बैलेंसमेंट बनी रहे। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ब्लॉक्स या एग्रीमेंट प्रोटोकॉल या किसी तरह का कंजर्वेशन एक्ट, इन सारी चीजों में भी इन्वायरमेंट पूरी तरह से घुसा हुआ है। आइए चलिए देखिए कैसे। जियोपॉलिटिक्स कहता है कि अगर आपको दूसरे देशों के साथ या अपने अगल बगल के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक पूलिंग करनी, जैसे गांव के किसान कोऑपरेटिव फार्मिंग एक पूलिंग कर लेते हैं कि हम लोग मिलकर अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का विकास करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, ठीक इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स में भी विश्व युद्ध के बाद लोगों का दिमाग खुला कि जमीन के लिए लड़ने के बजाय जमीन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाएं। और यहीं से पॉलिटिकल ज्योग्राफी या जियोपॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। रिसोर्सेस के प्रोटेक्शन और उसको एक्सप्लोरेशन को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, क्लाइमेट को लेकर और अपने जितने भी सेक्शंस हैं उसके कंजर्वेशन को लेकर ढेर सारे देश एकजुट होते हैं, जिसमें नेचर को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन सोसाइटी इंटरैक्ट करती है और एक बैलेंस बनाती है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम मेरी वजह से अन्य देशों को ना हो, डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को ना हो। तो ये एक काफी अच्छा इंटरकनेक्शन बन जाता है, जो दिखाता है कि हाँ, जियोपॉलिटिक्स में भी इन्वायरमेंट का प्रॉपर रोल है, हर एक आदमी उसके लिए क्या है, एकदम अवेयर है। ठीक इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन
जियोपॉलिटिक्स का ही पार्ट है। चाहे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन की बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन जिसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और सर्विस एक्सचेंज, या कह लीजिए कि बहुत सारी ऐसी जियोपॉलिटिक्स होती है, डिप्लोमेसीज होती है, जिसमें ट्रेड करने में इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा, ट्रांसपोर्ट करने में इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा, टूरिज्म में इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सर्वे के तहत ये बताया कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स या ग्लोबलाइजेशन के तहत कुछ देश आपस में व्यापार करते हैं, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रेड तो करना होगा, और ट्रेड करने में समुद्र के माध्यम से, हवा के माध्यम से या लैंड के माध्यम से डिग्रेडेशन होगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े देशों ने मिलकर प्रोटोकॉल्स बनाए, और वही प्रोटोकॉल्स आपकी ग्लोबलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, हर एक फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड को आप समझने की कोशिश करें। इसके लिए हमने ढेर सारे इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनाए, लेकिन बहुत सारी चीजों में एक और चीज डाल दी इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनाते समय, कि केवल और केवल इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए नहीं, पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए भी हम साथ आएंगे। आसियान देख लीजिए, सार्क देख लीजिए, EU देख लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो G20 के सेक्शंस देख लीजिए। ये सब लोग अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण की डेवलपमेंट के लिए भी बाध्य हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर वियना की गाली समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या ऐसे न जाने पेरिस समझौता, या कह लीजिए कि अगर मैं कहूं कोपेनहेगन सम्मेलन, अर्थ समिट, स्टॉकहोम सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग, ऐसे कहेंगे तो बहुत सारे आयोग मिलकर अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण की डेवलपमेंट के लिए भी सोचते हैं। उनकी गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। इकोनॉमिक ब्लॉक करते समय, इकोनॉमिक बिल्डिंग करते समय देश जब एकजुट होते हैं तो एक रूल को ध्यान रखते हैं कि हमारी वजह से जो पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है हम उसे प्रोटेक्ट भी करें और इको फ्रेंडली चीजें यूज करें। उसके तहत एक एग्रीमेंट होता है जिसको डीप ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। डीप ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि पर्यावरण अगर दूषित हो रहा है तो हम उसको बचाने के लिए भी कुछ ऐसे उपाय करें जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। और इसी से संबंधित खासतौर पे पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है, ट्रेड ज्यादातर कैसे होता है, समुद्र। तो समुद्र के लिए इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पर उसके कंजर्वेशन के लिए लॉज ऑफ द सी आया, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन भी कहते हैं। इसके तहत इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज से नेचर को किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा तो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा करने के लिए ढेर सारे कानून आएंगे, फंडिंग आएगी, लोग उस पर रिसर्च सर्वे करेंगे और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, ढेर सारे एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और एक्ट्स इससे संबंधित हैं। जो एक्ट्स मैंने नाम लिए वो सारे एक्ट्स ह्यूमन नेचर के इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन पर ही डिपेंड करता है। मेरी बात सबको समझ आई। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अब मैं बहुत सारी चीजें बता दिया हूं, बहुत सारे फैक्ट्स की भी चीजें कवर अप हो गई। ये चीज समझ में आया आपको कि ह्यूमन और नेचर का एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यूनिवर्सल रिलेशनशिप है और रीजनल रिलेशनशिप भी है, क्षेत्रीय स्तर पर भी इनका रिलेशनशिप है। कहीं से भी देखेंगे तो आदमी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी की ही चीजें यूज करेगा, मिट्टी में से ही निकली चीजें यूज करेगा और मिट्टी में ही जिंदा रहेगा, मिट्टी में ही मर जाएगा और वहीं से उसका रीबर्थ होता है। तो कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और यही टॉपिक सबसे ज्यादा मैटर कवर अप करता है। वैसे तो इन्वायरमेंट आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है, बचपन से शुरू कर दिया गया जब से ये एक्ट आया। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जुड़ा है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी जाएं, जैसे आजकल एयर की क्वालिटी को लेकर, पानी को लेकर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एक्ट और तरह तरह के एक्ट हैं जिससे आपको अवगत होना चाहिए। और साथ ही साथ हेल्थ, हाइजीन और माइंड के ग्रोथ के लिए भी आपको इन्वायरमेंट की नॉलेज तो रखनी पड़ेगी। तो कैसा टॉपिक है ये आपको मार्क्स भी दिलाएगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन को इनहेंस करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में, आपके माइंड के लिए, हेल्थ के लिए, हर तरह से पर्यावरण आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आप पर्यावरण का चैप्टर ठीक से पढ़ जाएं तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी भी प्रिपेयर होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी भी प्रिपेयर होगा। अगर आप पर्यावरण को, इन्वायरमेंट साइंस को ठीक से पढ़ जाएं तो पेपर 1 भी कवर अप हो जाएगा, पेपर 2 भी कवर अप हो जाएगा। अगर आप पर्यावरण को ठीक से पढ़ जाएं तो आपकी एजुकेशन लाइफ भी अच्छी होगी, आपकी जनरल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपका माइंड भी अच्छा होगा जिसको सोल कहते हैं, और आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो अब देखेंगे हम इसका प्रैक्टिकल उपयोग और भी कहां पर किया गया है। तो
आपने देखा होगा ह्यूमन और नेचर के इंटरेक्शन या रिलेशनशिप से बहुत सारी थ्योरीज एंड प्रोटोकॉल्स। ज्योग्राफी में डार्विनिज्म, चार्ल्स डार्विन ने एक सिस्टम दिया कि मनुष्य अपने रहने वाले जिस लैंडस्केप, जिस पर्यावरण में रह रहा है, उसका सीधा सीधा उसके ऊपर असर पड़ता है। इसी चीज को रेक्टर रैटजेल ने भी अपनी थ्योरीज में दिया और उसको कई सारे लोगों ने फॉलो किया। जैसे रैटजेल की अगर मैं एक थ्योरी की बात करूं जिसमें उन्होंने लेबेनसेरम और एंथ्रोपोजोग्राफी के बारे में बताया। लेबेनसेरम में ये बताया जैसे एक जीव है, स्टेट ऑर्गेनिक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था लेबेनसेरम में कि एक जीव है, खाना खाता है, अगल बगल की चीजों को एडॉप्ट करके बड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह से एक लैंड है, अगल बगल की चीजों को अडॉप्ट करके उनको खींचकर अपने अंदर बड़ा हो जाता है। दिल्ली पहले छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी होती होती एनसीआर बनी, फिर उसके बगल में गुड़गांव, फिर उसके बगल में एनसीआर, उसके बगल में नोएडा, हरियाणा, या कह लो मेरठ, गाजियाबाद, ये सारी चीजें विकसित हो रही है ना। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज से नेचर के साथ अगर अच्छा रिलेशन बने तो वो ग्रो करेगा। कि देखिए ग्रो कर रहा होता है। तो डार्विन ने भी सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट दे दिया था अपनी 2 किताबों के माध्यम से, द डिसेंट ऑफ मैन 1971 में और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि आप लोग जानते हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, ये 1859 में ही दी थी। तो डार्विन की जो बेसिक थ्योरी है खास तौर पर ह्यूमन और नेचर के बीच की कड़ी को दिखाता है। ह्यूमन उन्हीं लोगों, नेचर उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करेगी जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो उसके नेचर के, उसके इन्वायरमेंट के, उस जगह के क्षेत्रीय विशेष रूप से इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हैं, उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से एडाप्टेशन करते हैं। उन्हीं लोगों को नेचर क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। तो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, और अगर नेचर ह्यूमन को डिनाई कर रही है, उसको जो है डिनाई करके बिल्कुल इलिमिनेट कर दे रही है, तो उस आदमी को उस नेचर के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। मतलब ह्यूमन को नेचर से इंटरेक्शन बनाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी शारीरिक बनावट तक बदलनी पड़ सकती है। जैसे इवोल्यूशन की थ्योरी कि कैसे यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर, फिर बंदर, मछली से बंदर, बंदर से मनुष्य बना। क्यों बना? उसके पीछे है नेचर का डोमिनेशन, और इसी डोमिनेशन से आदमी पॉसिबिलिटीज ढूंढता है, क्योंकि नेचर लिमिट सेट करती है और पॉसिबिलिटीज, विडाल डिल्ला ब्लास्टर ने कहा था ना कि पॉसिबिलिटीज से आदमी ग्रो करता है। तो प्रोबेबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये सारे थ्योरीज आपके ह्यूमन नेचर से ही रिलेटेड है। आइए, अगर मैं कहूं कि डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो बताएंगे अर्ने नीस ने 1970s के दशक में इस टॉपिक के बारे में लोगों को बताया। और ये टॉपिक भी जैसे डार्विनिज्म नेचर और ह्यूमन के इंटरेक्शन पर है, डीप इकोलॉजी भी नेचर और ह्यूमन के इंटरेक्शन पर बेस होती है कि मनुष्य प्रकृति का ही एक अंश है। जैसे बाकी जानवर हैं वैसे मनुष्य भी है, और जैसे बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं वैसे मनुष्य भी ग्रो कर रहा है। इसको इकोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। इकोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में मनुष्य जो प्रकृति के साथ में है, मनुष्य बाद में आया, प्रकृति पहले आई, और प्रकृति के अन्य जानवर मनुष्य से भी पहले आए, तो सीनियर हुए ना। तो मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। अगर उनके साथ गलत करेंगे और अपने आप को भगवान मान लेंगे, तो भले ही ये सारी चीजों का ये यूज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे नेचर इनको बर्बाद कर देगी, एंड इवन ह्यूमन खुद अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। तो इसीलिए डीप इकोलॉजी की पत्थरों की भी इंपॉर्टेंस है, मिट्टी के धूल तक की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फूलों की, पत्तियों की, पेड़ पौधों की, छोटे मोटे कीड़ों की, बैक्टीरिया की, और ऐसे न जाने कितनी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट्स की ह्यूमन की लाइफ में इंपॉर्टेंस है। उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना पैसा, जितना खाना। तो क्यों ना हम एक दूसरे से आपस में कोरिलेट होकर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। तो यही कॉन्सेप्ट आता है डीप इकोलॉजी का। फिर आता है इकोलॉजिकल निशे का। इकोलॉजिकल निशे कहता है कि भैया हर एक व्यक्ति का फ्यूचर में अपना एक अस्तित्व होता है और वो अपनी जॉब कर रहा है। इवन मच्छर आपको लगेगा कि भगवान ने क्यों बनाया, तो मच्छर की भी अपनी एक जॉब है। किसी भी तरह का कीड़ा, मक्खी या छोटे मोटे जीव आपको लगेगा भगवान ने क्यों बनाया, तो नेचर ने बनाया है, तो डेफिनेटली उसके पीछे एक स्ट्रेटजी है और वो अपना काम करने के लिए बनाया गया है। जैसे भंवरे क्यों बनाए गए, तो पोलन ग्रेन्स फैलाने के लिए बनाए गए, ठीक है, कारण है ना उसके पीछे। आपका कोई यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि प्रकृति, नेचर ने उसे अपने यूज के लिए बनाया,
तो यही होता है इकोलॉजिकल नीशे। 1917 में सबसे पहली बार ग्रिनल ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है। एक और बात आती है रैटजेल की डिटर्मिनिज्म, जो कि ह्यूमन और नेचर के बीच एक रिलेशनशिप को शो करता है। भले ही रैटजेल ने कहा कि नेचर डिटर्मिनिज्म कर देती है ह्यूमन के ऊपर, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी बताई। एंथ्रोपो मतलब होता है ह्यूमन, जोग्राफी मतलब होता है नेचर, ये दोनों मिलकर ही रहते हैं। इसी को सुधार करते हुए विडाल डी ला ब्लैशे ब्रुन्स ने पॉसिबिलिज्म का रूल दिया, और इसी को सुधार करते हुए स्टॉप एंड गो का कॉन्सेप्ट, जिसको हम रेड लाइट, अम्बर लाइट, ग्रीन लाइट कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर ने दिया। और आगे चलकर कार्ल सायर ने लैंडस्केप का भी कॉन्सेप्ट दिया कि भैया आदमी जिस लैंडस्केप पे रहता है उसी से प्रभावित होता है और उसी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इतनी सारी थ्योरीज केवल एक टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, तो सोचिए कितने सारे मार्क्स प्रिपेयर हुए। मैंने उसको आपके नेचर से कलेक्ट किया, जियोपॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से कलेक्ट किया, एग्रीमेंट प्रोटोकॉल से कलेक्ट किया, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट किया, तो कितने तरीके से और भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। बट आज की क्लास में इतना सफिशिएंट होगा और बहुत सारे फैक्ट की चीजें भी आपको पता चली। तो चलिए, तो फाइनली अब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि भैया पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स मतलब पैसा हमें कहां से मिलता है? नॉन रिसोर्सेज कहां से मिलते हैं? तो बताएंगे सर नेचर से। नेचर मतलब इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट मतलब, तो बताएंगे कि सर प्रकृति से। मतलब क्या? फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी से ही हमें जीवित हैं कौन? ह्यूमन। तो ह्यूमन इंडिविजुअली तो जीवित है नहीं, इसका मतलब उसकी सोसाइटी। अब केवल सोसाइटी कि उसका कल्चर ही नहीं, उसका पूरा का पूरा सिविलाइजेशन, और उसका सिविलाइजेशन ही नहीं, उसके मोरल्स, ठीक है, उसका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस किस पर निर्भर है? तो बताएंगे कि सर ह्यूमन डेवलप्स होता है किसकी वजह से? नेचर की वजह से। रॉ मटेरियल्स में चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, कॉटन हो, मसाले हो, एग्रीकल्चर हो, क्रॉप्स हो, वेजिटेशंस हो, ट्रैवल करने के लिए प्लेन बना रहे हैं तो लोहे से, टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन हो, ये सारी चीजें हमें कौन देता है? नेचर। तो हमारा इसके साथ एक बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। और आजकल मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही इसलिए कर रहा है कि नेचर को भी नुकसान ना हो और हमारा काम हो जाए। इसके लिए हम लैब में काफी प्रयोग कर रहे हैं और काफी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी और विकसित मानसिकता वाला मनुष्य बने, जो नेचर को जरा सा खरोंच भी ना पहुंचाता हो। तो इससे संबंधित और भी बहुत सारी थ्योरीज में टच कर सकता था, बट मैंने बेसिक और कॉमन थ्योरीज टच करी है, जो आपको पढ़ने और आपकी बात आपको समझने में काफी मदद होगी। और यहीं से एक ट्विस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं हर्ट्शोन और शाउफर के बीच एक विवाद होता है। कमेंट करके सभी बताइए कि उस विवाद का मेन थीम क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। काफी चीजें हम लोगों ने सीखी, काफी क्वेश्चंस इससे कवर अप हो जाएंगे। तो ऐसे ही ढेर सारी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और नेचर और ह्यूमन को आप भी गहराई से समझिए, क्योंकि पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो आप थीसिस भी लिखेंगे, उसमें नेचर के आधार पर ही ह्यूमन और ह्यूमन के आधार पर ही नेचर को जस्टिफाई करना होगा। ये साइकिल चलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।